जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 2 टाइप जो थी वो कर ली थी और यहाँ पे हमने अपना लेक्चर जो है वो एंड किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3। उससे पहले मैं टाइप 2 और टाइप 1 को कुछ रिवाइज़ करवा दूँ। एक टाइप आपके पास ये थी कि जिसमें हमारे पास एच वर्ब्स जो होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं या जिनको हम एक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, वो हमारे पास नोन होते थे। हमें पता होता था फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, शुरू में लिख देते थे, तो वो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता था। तो इसके बाद दूसरी टाइप जो थी उसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते थे। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं कि कोई आपने क्वेश्चन पूछना है, कौन, किस, कब, क्यों, कहाँ, तो वो हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते थे। वाई, वेयर, व्हाट, वाई, होम, हुज, हु, विच। तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते थे क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आज वाली जो टाइप है वो हमारी डिफरेंट है। आज हमने देखना है कि कुछ ऐसे टेंसेस भी हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। तो ऐसा केस जो है वो सिर्फ दो ही टेंसेस में होता है। दो टेंसेस ऐसे होंगे जिनके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे। तो वो कौन कौन से दो टेंसेस होंगे? एक से सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसके बाद हमारे पास होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो ये दो टेंसेस जो हैं वो ऐसे होंगे जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह इनके क्वेश्चंस जो हैं वो बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? तो ये हमें पता चलेगा फॉर्म ऑफ वर्ब से। फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमारे पास जो फेल है वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है वो एक फेल होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना, पीना, या जो भी काम है, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ढूंढना, लिखना पढ़ना, तो जिनके एंड पे नून अलिफ ना आता है वो सारे वर्ब्स होते हैं, वो सारे काम होते हैं। तो आगे फिर उनकी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती हैं। तो जिसमें फ़र्स्ट फॉर्म हमारे पास यूज़ होगी उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। फर्स्ट फॉर्म जिसमें यूज़ होगी फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब के बगैर, उसको वो हम पहचान जाएंगे डायरेक्टली कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। फिर जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, सिर्फ सादा फ़िक्रों में, सवालिया और मनफी फ़िक्रों में ऐसा नहीं होता। सवालिया और मनफी फ़िक्रों में फॉर्म चेंज भी हो सकती है और उसमें मस्ट है के साथ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। ये सिर्फ सादा फ़िक्रों की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के भी सादा फ़िक्रे और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के भी सादा फ़िक्रे। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सादा फ़िक्रों में फ़र्स्ट फॉर्म होगी और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सादा फ़िक्रों में हमारे पास सेकंड फॉर्म होगी। तो उससे हम पहचान जाएंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हुई तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फ़िक्रे होंगे, और अगर सेकंड फॉर्म हुई तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के फ़िक्रे होंगे। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर एक और इजाफा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सादा फ़िक्रों में एस या ई एस का इजाफा होता है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ होता है। अब हमने ये देखना है कि इजाफा किन वर्ब्स के साथ होता है और किन वर्ब्स के साथ नहीं होता। तो मैं इधर राइट कर देता हूँ किन के साथ होता है। अगर आपके पास आ जाए ही, शी, आपके पास इट आ जाए, या फिर
या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए यानी अकेला नाम आ जाए, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ क्या करना है, आपने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। अगर ही शी इट या अकेला नाम आपके पास आ गया है तो उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, मतलब वर्ब के साथ आपने या एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। और अगर आपके पास ही शी इट या अकेले नाम की जगह पे आई आ गया है, वी आ गया है, यू आ गया है, या फिर दे आ गया है, या इसके अलावा प्लूरल नाउन हो सकते हैं, ज़्यादा नाम हो सकते हैं, तो फिर आपने उनके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना। ये जो फ़ाइल होंगे वर्ब्स, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ही शी इट या अकेला नाम, सिंगुलर नाउन का मतलब है अकेला नाम, फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो आपने एस या ई एस का इजाफ़ा वर्ब के साथ करना है, पहली फॉर्म के साथ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली फॉर्म के साथ। ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन यानी ज़्यादा नाम आ जाएं, जिस तरह 2, 3 या 4 नाम आ जाएं, तो फिर आपने एस या ई एस का इजाफ़ा बिल्कुल नहीं करना, जस्ट आपने सिंपल पहली फॉर्म लगा देनी है। इसके बाद अब यहाँ पे फिर एक चॉइस होती है कि या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, अब दोनों का इजाफ़ा तो नहीं ना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब्स के साथ कब एस या ई एस का इजाफ़ा होगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर वर्ब के एंड पे एस आए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए या फिर एक्स आ जाए, तो ये 6 हरूफ हैं, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स। ये 6 लफ्ज़ अगर वर्ब के एंड पे आ जाएं तो उसके साथ आपने ई एस लगाना है, अदरवाइज़ आपने सब के साथ एस लगाना है। बाकी तमाम जो होंगे उनके साथ आपने एस लगाना है। तो ये 6 ऐसे होंगे जो ई एस वाले होंगे। तो ये भी हमें पता चल गया, अगर हमें ये 6 आते हुए तो हम देख लेंगे वर्ब, जिन वर्ब्स के एंड पे इन 6 में से कोई एक हुआ, मतलब वर्ब के एंड पे एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एस एच आ जाता है, ओ आ जाएगा या एक्स आ जाए, तो हमने उसके साथ ई एस लगाना है। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लाइक, तो लाइक अब इसके एंड पे ई आया है, लाइक के एंड पे ई आया है, तो ई जो है वो इन 6 हरूफ में नहीं है, इन 6 में से कोई भी ई नहीं है। तो हम इसके साथ अगर इजाफ़ा करना हुआ, सबसे पहले तो ये देखना है ना कि करना है या नहीं करना, तो वो हमें पता चलेगा यहाँ से ही शीट या अकेले नाम के साथ। अगर ये लाइक आया है ही शीट या अकेले नाम के साथ तो फिर हमने इजाफ़ा करना है। अगर आई वी दे यू के साथ आया तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ लाइक ही लिख देना है। अब अगर ही शीट या अकेला नाम है और इजाफ़ा हमें करना पड़ गया है तो फिर हमने देखना है एस का या ई एस का। तो इसके एंड पे ई है तो हमने एस का ही करना है, क्योंकि ई इन 6 हरूफ में नहीं आता, तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे। इसके बाद कोई ई एस वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के सर्च एक वर्ड है, एस ई ए और सी एच। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। अब इसके एंड पे देखें एक वर्ड आया है सी एच, तो अगर हम गौर करें तो हमारे जो ये 6 वर्ड्स हैं इनके अंदर सी एच मौजूद है। तो सी एच जिसके भी आखिर पे आएगा हमने आंखें बंद करके उसके एंड पे ई एस लगाना है, अगर इजाफ़ा करना हुआ। अगर ना करना हुआ तो फिर तो वैसे ही नहीं करना, तो उसके एंड पे आपने ई एस लगा देना है। इसके बाद कोई और एग्ज़ाम्पल इसकी आप ले सकते हैं कि जिन वर्ब्स के एंड पे एक्स आ जाता है, ओ आ जाता है, एस एच आ जाता है, डबल एस आ जाता है या सिंपल एस आ जाता है, तो उनके साथ आपने ई एस का इजाफ़ा कर देना है। ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद जाते हैं जी पास्ट की तरफ।
तो पास्ट टेंस में जस्ट आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जो भी फाइल हो, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो, तो उनके साथ आपने जस्ट सेकंड फॉर्म लगा देनी है। कोई उसमें इजाफा नहीं है, ना एस का है, ना ई एस का है, ना कोई और बात है, जस्ट सेकंड फॉर्म लगी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें जी, सबसे पहले तो हमने पहचान करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी उनकी पहचान फॉर्म ऑफ वर्ब से होगी। तो यहाँ पे लाइक है पसंद करना, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखें लाइक जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने देखी कि फर्स्ट फॉर्म जिसमें भी होगी वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ये ही आ रहा था, तो ही शी इट या अकेला नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। अब इसके एंड पे ई है तो एस का ही होगा, ई एस का तो नहीं हो। तो ये कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं, वो मैंने इधर राइट कर दी हैं। ये फर्स्ट फॉर्म वाला कॉलम है, ये सेकंड फॉर्म है सारी, और ये थर्ड फॉर्म है सारी। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी हैं, आपने अलहदा राइट कर लेनी है और इनको याद कर लेना है ताकि आपको पता चले। और ये कुछ लिखी हुई हैं, और इनके अलावा आपने खुद से कुछ वर्ब्स जो हैं, मतलब जो आपके जहन में आते हैं, जिस तरह नहाना है, खाना है, सोना है, चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, तो वो सारे आपने नेट से सर्च करके उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी आपने याद करनी है, लिखनी है, ताकि आपको पता हो। जितनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपकी ज़्यादा आपको आती होंगी इतने ही आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखी हैं वही पेपर में आएंगी। पेपर में वो कुछ और भी वर्ब्स दे सकता है। तो आपको वर्ब्स जितने ज़्यादा आते होंगे उतने ही आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर ये वेंट है, ये गो की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसी तरह आपने सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान करनी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये नीड है, तो नीड से हमें पता चल गया ये फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह ये कम्स लिखा हुआ है, कम्स, तो कम्स जो है वो कम फर्स्ट फॉर्म है, साथ एस लगा हुआ है क्योंकि शी है, शी के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद इंजॉयड है, इंजॉयड सेकंड फॉर्म है इंजॉय की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद लाइक आपने पीछे पढ़ लिया फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जिन के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, ये देखें वांट्स फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और जिनके साथ सेकंड फॉर्म होगी, ईट की सेकंड फॉर्म है ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म वाला जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब थोड़ा सा चेंज है इनमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैं हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन से यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, डू या डज। सवालिया फ़िक्रा बनाते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ सादा फ़िक्रों में आप फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इन दोनों टेंसेस की। सादा फ़िक्रों में तो फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन जब आपने इनको सवालिया बनाना है तो सवालिया बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स लाजमी लगाने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, डू है या डज है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो डिड है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसी तरह एस या ई एस की तरह फिर आपको चॉइस करनी पड़ जाएगी कि डू किन के साथ लगाना है और डज किन के साथ लगाना है। तो सिंपल है, उसी तरह ही शी इट या अकेला नाम आ जाए, ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाए, तो जिस तरह हमने एस या ई एस का इजाफा उसके साथ किया था, इसी तरह इनके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो डज होगा। हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो डज होगा, एस जो ही शी इट या अकेले नाम के साथ। इसके बाद अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आई, हुई, दे, यू या प्लूरल नाउन है, ज़्यादा नाम होंगे तो हम उनके साथ डू इस्तेमाल करेंगे। तो ये बातें आपने याद रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसी तरह सेकंड फॉर्म की तरह कोई चॉइस नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और वही आपने सब के साथ इस्तेमाल करना है, चाहे आई, हुई, दे, यू या ज़्यादा नाम आ जाएं
या चाहे आपके पास ही शी इट या अकेला नाम आ जाए तो उनके साथ आपने डिड ही लगाना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने थोड़ा सा एहतियात से कि आपने जो है हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने होते हैं डज़ या डू। अगर ही शी इट या अकेला नाम आ जाए तो डज़ लगाना है, और आई वो दे यू या ज़्यादा नाम आ जाए तो आपने डू लगाना है। और इसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है, जब आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देने हैं तो फिर आपने एस या ई एस का जो इजाफा होगा उसको आपने नहीं लिखना। एस या ई एस के इजाफे को आपने ख़त्म कर देना है। एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, चाहे वो ही शी इट या अकेला नाम हो, चाहे वो आई वो दे यू या ज़्यादा नाम हो, तो उनके साथ आपने ये वाला इजाफा नहीं करना बिल्कुल। ये सिर्फ इजाफा सिंपल सादा सेंटेंसेस में होगा। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। इसके बाद इस साइड पे आ जाएं। इस साइड पे जब आपने डिड लगा देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप डिड यूज़ कर लेंगे तो आपने सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं लिखनी। सेकंड फॉर्म को आपने ख़त्म कर देना है, बल्कि सेकंड फॉर्म को आपने चेंज कर देना है फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो डिड के साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पहली फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक हो गया। तो ये चंद बातें थी जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इंतहाई आसान है, क्वेश्चन को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ही लाइक्स कॉफ़ी। इंतहाई सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। कैसे पता चला हमें? इस लाइक से पता चला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आपने सवालिया बनाना है तो मैंने आपको बताया दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डज़ या डू। तो देखें जी, हमारे पास ही है, तो ही शी इट या अकेले नाम के साथ डज़ लगता है, तो आपने शुरू में डज़ लगा लेना है, इसका हेल्पिंग वर्ब डज़ हो गया। फिर आपने ही लिखना है, ही। फिर मैंने आपको बताया जो वर्ब है लाइक, उसका एस या ई एस का जो है वो काट देना है। अब इसमें एस का इजाफा हुआ था तो हमने एस जो है वो ख़त्म कर दिया, उसके बाद काफ़ी लिख दी और एंड पे सवालिया निशान लगा दिया। तो ये हमारा सवाल बन गया, डज़ ही लाइक काफ़ी, क्या वो काफ़ी को पसंद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वेंट टू सियालकोट। अब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, डिड होता है, तो डिड हमने शुरू में लगा दिया। फिर ही का एच आपने छोटा रखना है। और वेंट, वेंट मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हुए आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड से फर्स्ट कर देनी है। तो ये गो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने जो फॉर्म्स लिखी हैं, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हमने वेंट की फर्स्ट फॉर्म लगानी है गो। डिड ही गो टू सियालकोट। उसी तरह सियालकोट कैपिटल ही होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और आगे क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्या वो सियालकोट गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है दे नीड अ कार। अब नीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डू या डज। तो हमारे पास जो वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो दे है, यानी काम करने वाला जो है वो दे है। तो दे के साथ आपको पता है आई वो दे यू या ज़्यादा नाम हो तो डू आता है। डू आपने स्टार्ट में लगा देना है, फिर दे का टी आपने छोटा ही लिखना है, फिर इसके बाद नीड है और आकार है। यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जब हम इसको सवालिया बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि जब शुरू में आ जाएगा तो ये अंडरस्टूड होगा, फिक्रा सवालिया है, कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क जिसे आप बोलते हैं वो आएगा। यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो ये गलती है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। इसके बाद है अगली एक्सरसाइज 5 है, उसके अंदर है जी डज़, सॉरी यहाँ पे ये नीचे आंसर लिखे हुए हैं, इनके आपने ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये पहला उसने एग्जांपल खुद ही बनाई हुई है। तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट देखनी है। कम, कम का मतलब होता है आना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, साथ ई एस लगा हुआ है शी की वजह से। तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू या डज़। तो शी के साथ ही शी इट या अकेला नाम हो तो डज़ लगता है, आपने डज़ शुरू में लगा देना है। फिर उसी तरह शी, फिर मैंने आपको बताया कम जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यही एस अगर हो तो वो ख़त्म कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे आपने कम्स के साथ एस जो है वो हटाकर इसको कम कर देना है, और फ्राम उसी तरह, और पेशावर का पी जो है वो कैपिटल ही होगा क्योंकि पेशावर एक प्लूरल नाउन है, और आगे इसके ये क्वेश्चन मार्क आ गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, तो ये सवालिया फ़िक्रा बन गया। इसके बाद बाकी जो है वो हमने खुद बनाने हैं। तो ये आई इन्जॉयड दैट फिल्म, इन्जॉयड आपको पता है ये इन्जॉय की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जस्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो डिड है, तो आपने डिड को स्टार्ट में लगा देना है। इसके बाद आई को आपने चेंज करना है यू के अंदर, क्योंकि मैं बताता हूँ कि आई जो है, आई का मतलब ये है कि उसने आपको, कोई किसी बंदे ने आपको कहा है कि मैंने वो फ़िल्म इंजॉय की। अब मैं से मुराद वो बंदा है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, उसने आपको ये स्टेटमेंट दी है कि मैंने वो फ़िल्म इंजॉय की, तो मैं से मुराद यहाँ पे वो बंदा है। तो जब आपने उससे क्वेश्चन पूछना है तो आपने इसी तरह पूछना है ना, क्या तुमने कोई फ़िल्म इंजॉय की। अगर आप ये पूछेंगे क्या मैंने ये फ़िल्म इंजॉय की, तो उसका मतलब तो आप होंगे, तो वो फिर आप अपने आप से सवाल पूछ रहे होंगे, वो उससे सवाल नहीं होगा, या उसका ये आंसर नहीं बन सकता कि मैंने एक फ़िल्म एंजॉय की। तो आपने यहाँ पे यू लगाना है, डिड यू इंजॉय दैट फिल्म, उसी तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है डू यू लाइक, सॉरी, आई लाइक दिस म्यूज़िक, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको पता है डू या डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। तो आई है, आई वही दे यू के साथ डू लगता है, डू लगा दें। ये भी आपको किसी ने स्टेटमेंट दी है कि मैं इस म्यूज़िक को पसंद करता हूँ, तो आपने उससे इसी तरह पूछना है कि डू यू लाइक, क्या तुम इस म्यूज़िक को पसंद करते हो। आई को आपने चेंज कर देना है यू के अंदर, और लाइक का लाइक आ जाएगा, दिस म्यूज़िक, उसी तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है जी रोही वांट्स टू कम। अब वांट्स फर्स्ट फॉर्म है वांटेड की, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो रोही जो है वो सिंगुलर नाउन है। तो डू या डज आपने यहाँ से चेक करना होता है सब्जेक्ट से, तो ये सिंगुलर अकेला नाम है, तो आपने डज लगाना है शुरू में, डज लगाकर फिर रोही का आर जो है वो कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है रोही, और वांट्स की जगह पे आपने वांट कर देना है क्योंकि आपने इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो तो ख़त्म कर देना है, टू कम, तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। इसके बाद है फ़हद एट ऑल केक्स, तो एट से हमें पता चला ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, आपने डिड को शुरू में लगा देना है। इसके बाद फ़हद का फ़हद ही लिखना है क्योंकि एफ़ इसका कैपिटल होगा, ये प्रॉपर नाउन है, ये इसमें ख़ास है यानी ख़ास नाम है। फिर एट जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो आपने इसको चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म के अंदर, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कर दिया, ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बाकी उसी तरह ऑल द केक, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, जो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह के अगर और भी आ जाएं तो इंतहाई सिंपल हैं, जस्ट आप इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे अंदाज़ा लगा कर आप उसको चेंज कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी कोई आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा प्रेजेंट सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो वहाँ से आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, उन सेंटेंसेस को फिर आप चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, और प्रैक्टिस जो है वो फिर आप चेक करवाइएगा कि उनमें कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, जहाँ से समझ ना आई वो भी पूछ लीजिएगा। इसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 6, यू आर हेल्पिंग अ वुमेन फिल इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप किसी खातून की मदद कर रहे हैं, वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसका फॉर्म जो है वो पुर कर रही है। शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, उसको क्वेश्चंस की समझ नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है। यू मस्ट मेक द क्वेश्चंस ईजियर फॉर हर बाय रिपीटिंग देम इन अ डिफरेंट वे, तो मुख्तलिफ़ तरीके से आपने उसको समझा कर आपने बताना है कि इस क्वेश्चन में उससे क्या पूछा गया है या इस क्वेश्चन में उसका आंसर क्या होना चाहिए। आपने उसको बताने हैं कि ये वाले जो हैं स्टैट्स इनमें पूछा क्या गया है। जिस तरह उसने एक मिसाल दी है कि जहाँ पे होम एड्रेस है वहाँ पे आपने उसको बताना है कि व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, आपका होम एड्रेस क्या है, आपका घर का पता क्या है, या वेयर डू यू लिव, आप रहती कहाँ पे हैं। ये दो सवाल हो सकते हैं पते के हवाले से।
हाँ जी, चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है नेम इन फुल। तो नेम इन फुल का क्वेश्चन क्या बनेगा? अब यहाँ पे आपने अपना नाम नहीं लिख देना या उसका नाम नहीं लिख देना, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे लिखना क्या है। आपने उसको बताना है कि इस वाले खाने में तुमने क्या लिखना है। तो आपने उसको ये बताना है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, या व्हाट इज़ योर फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है, या व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका नाम इसमें मुबारक क्या है। तो इस तरह के सवाल आप उसको बता सकते हैं, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने अपने नाम लिखना है। इसके बाद है होम एड्रेस। ये क्वेश्चन ऊपर भी उसने सैम्पल में भी बना दिया है। व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, तुम्हारा घर का पता क्या है, या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं। तो इससे उसको पता चल जाएगा कि मैंने इस वाले लाइन पे क्या लिखना है। इसके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी होती है कि आप किस मुल्क में से हैं, पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या चाइनीज़ हैं, जो भी हैं। तो व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, एक तो ये सवाल हो सकता है व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है, या फिर फ्रॉम विच कंट्री डू यू बिलोंग, आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से हैं, किस मुल्क से हैं आप। ये भी इसका क्वेश्चन हो सकता है, तो जो आपको आसान लगे। इसके बाद एज, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र कितनी है, या हाउ ओल्ड आर यू, ये भी हो सकता है कि आप कितने उम्र के हो। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस होता है जी जो आपका मतलब शादी का होता है कि शादी के बारे में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो आपने पूछना है आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। तो ये सवाल हो सकता है, या इसके और भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता हो वो बना लीजिएगा। तो इसके बाद है पर्पज़ ऑफ विज़िट। आपके विज़िट का पर्पज़ क्या है कि आप ये वीज़ा लेकर क्यों दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं। तो वाई आर यू गोइंग या ट्रैवलिंग लिख लें, ठीक है, कि आप क्यों सफ़र कर रहे हैं या क्यों आप जा रहे हैं। तो ये सवाल हो सकता है। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ की जगह पे मतलब आपकी जाए पैदाइश क्या है, आप किस जगह पे पैदा हुए थे। तो व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, या व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ, या व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ बर्थ, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख़ पैदाइश क्या है। या फिर लेंथ ऑफ विज़िट, आप कितना लंबा कितना अरसा जो है आप विज़िट करेंगे, सैर करेंगे। तो हाउ मच टाइम विल यू विज़िट, आप कितना अरसा जो है वो घूमे फिरेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब वापस लौटेंगे। तो ये हमारे पास एक उसकी हेल्प थी। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था। इसी तरह इस तरह आ जाता है कि आप एक वोमेन है उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपने उसको बताना है। तो ये पेपर में आपने गौर से पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से पढ़ना है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने अपना नाम या किसी और का नाम या वो नहीं लिखने, ना एड्रेस लिखना है, ना नेशनैलिटी, बल्कि हमने तो हेल्प करनी है, बताना है, समझाना है कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी जा सकती है। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन टाइप 4। टाइप 4 वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें हमारे पास हैज़ या हैव जो है वो मलकियत के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था हैज़, हैव, हैड जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगी हुई। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो फिर तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन अगर साथ और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब देखें, यहाँ पे और कोई काम नहीं है, तो फिर हैज़ जो है वो वर्ब के तौर पर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का फ़िक्रा बन जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। शी हैज़ 3 ब्रदर्स, यानी उसके 3 भाई हैं या वो 3 भाई रखती है। तो ये एक मतलब मलकियत को, पोजेशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो आपने उसी तरह चेंज करना है प्रेजेंट के साथ। डू या डज़ दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो शी के साथ डज़ लगेगा, डज़ शी, और हैज़ को आपने चेंज कर देना है हैव के अंदर। फिर डज़ शी हैव, और इसके बाद है एनी ब्रदर्स। एनी इसलिए लगा है कि 3 तो उस 3 भाई हैं ना उसके, हमने उससे ये पूछना है क्या उसका कोई भाई है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम सवाल कर रहे हैं। तो अगर हम पूछेंगे क्या उसके 3 भाई हैं, तो वो तो अब क्वांटिटी हमने बता दी, लेकिन हमने ये पूछना है क्या उसका कोई भाई है,
तो 3 को या 4 हो या 2 हो या जो भी हो, उसको आपने एनी में चेंज कर देना है। डज शी हैव एनी ब्रदर्स, क्या उसका कोई भाई है। जिस तरह चिल्ड्रन वाला एक है, डज शी हैव एनी चाइल्ड, क्या उसके पास कोई बच्चा है। तो इसके बाद जो है जी, शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स। अब ये वही फिक्रा है, लेकिन यहाँ पे हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गॉट जो है वो फॉर्म आ गई है, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सिंपल पहली बन गई, पहली टाइप, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखते थे और बाकी फिक्रा उसी तरह होता था। तो आपने हैज़ जो है उसको स्टार्ट में लिख देना है और बाकी उसी तरह शी गॉट एनी ब्रदर, तो ये फिक्रा उसी तरह सवालिया बन जाएगा। लेकिन अगर हैज़ जो है वो वर्ब के तौर पर आए तो फिर आपने सिंपल प्रेजेंट के साथ उसको चेंज। तो नीचे उसने बता दिया कि इन द फर्स्ट सेंटेंस शी हैज़ 3 ब्रदर्स, हैज़ इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले सेंटेंस के अंदर हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का मेन वर्ब है। तो देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, देयरफॉर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनर्स डू यूजेस डू, डज और डिड, हम डू, डज या डिड इस्तेमाल करके उसको क्वेश्चन बना देंगे। दिस इज़ लाइक अ टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप याद करें, उसी तरह का ये बन जाता है। अगर सेकंड सेंटेंस जो उसने लिखा है शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स, तो उसमें हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शी एंड हैज़ कैन बी इंटरचेंज्ड। शी और हैज़ को आपने इन्वर्ट कर देना है, यानी शी की जगह पे हैज़ लगा देना है और हैज़ की जगह पे शी कर देना है, इन्वर्टेड टू फॉर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नीचे उसने लिखा है कि शी हैज़ गॉट, हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर या हैज़ शी गॉट 3 ब्रदर, उनका सेम ही है। द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेज इज सेम, दोनों का मानी जो है वो सेम ही है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर भी, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं हैज़ शी गॉट 3 ब्रदर्स, ये भी सही होगा। क्या उसके 3 भाई हैं या क्या उसका कोई भाई है, इनका एक ही मतलब है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, दोनों ठीक है। इसके बाद है फॉलो द क्वेश्चन टाइप 4 रूल एंड देन राइट क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग। तो टाइप 4 हमने देखी हैज़ हैव वाली है, तो उसमें देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे। अच्छा जी, देखें हमारे पास पहला फिक्रा जो है सईद हैज़ अ गुड जॉब। तो यहाँ पे हैज़ जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इसको हमने टाइप 4 की तरह बनाना है। आपने इसको प्रेजेंट में ले जाना है, हैज़ हो तो प्रेजेंट में ले जाना है। अगर हैड हो, जिस तरह ये नीचे एक फिक्रे के अंदर हैड आ रहा है, तो इसको आपने पास्ट में ले जाना होता है। तो प्रेजेंट के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर नाउन है सईद, तो उसके लिए आपने डज लगाना है शुरू में, डज लगाकर फिर सईद, सईद का एस कैपिटल ही रहेगा, और हैज़ को आपने चेंज कर देना हैव में, हैव एनी जॉब, क्या सईद के पास कोई जॉब है। डज सईद हैव एनी जॉब, या हैव अ गुड जॉब भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हैव अ गुड जॉब, वो भी ठीक होगा। और पिछले फिक्रे की तरह जो आपने 3 लिखा था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सवाल बन जाएगा, क्या सईद के पास कोई नौकरी है या कोई अच्छी नौकरी है। इसके बाद है मिस्टर सईद हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गॉट जो है वो वर्ब आ गया है। तो आपने ये सिंपल जो है वो टाइप 2 या टाइप 1 जो हमने पढ़ी है उसके तरह बन गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपने स्टार्ट में लिख देना है, हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा, फिर मिस्टर सईद का एम भी बड़ा होगा और एस भी जो है वो कैपिटल होगा। हैज़ मिस्टर सईद गॉट एनी चिल्ड्रन लिख दें या 2 चिल्ड्रन लिख दें, जो भी है वो ठीक है। 2 चिल्ड्रन या एनी चिल्ड्रन, क्या उसके पास कोई बच्चा है या क्या उसके 2 बच्चे हैं, तो ये सवाल बन जाएगा। इसके बाद है दे हैव गॉट अ न्यू कार, ये भी सेम उसी तरह है। हैव यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि गॉट जो है वो वर्ब है, तो हैव को आपने स्टार्ट में लगा देना है, दे गॉट अ न्यू कार, तो ये पिछली टाइप की तरह। इसके बाद है वी हैड अ वेरी लार्ज हाउस इन द कराची, तो ये हमारे पास जो है वो टाइप 4 वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं इस्तेमाल हुआ, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसमें और कोई वर्ब हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने ये हैड है,
अगर तो हैज़ है तो वो प्रेजेंट का होता है। अगर हैड आ जाए तो उसको आपने पास्ट में ले जाना है। तो पास्ट का हमें पता है कि उसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो डिड है, तो आपने डिड स्टार्ट में लगा देना है। फिर उसी तरह वही का डब्ल्यू जो है वो इस्तेमाल होगा। फिर हैड को आपने चेंज करना है हैव के अंदर। अगर हैज़ हो उसको भी चेंज करना है हैव के अंदर। हैड हो तो उसको भी आपने हैव में चेंज करके। फिर अ वेरी लार्ज हाउस इन कराची, तो आप लिख सकते हैं एनी हाउस इन कराची या लार्ज हाउस इन कराची, अ वेरी लार्ज हाउस इन कराची, तो ये भी आप लिख सकते हैं अ वेरी लार्ज हाउस इन कराची। तो ये हमारा फ़िक्रा बन जाएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये टाइप 4 हो गई आज हमारी। इसके बाद ये नीचे उसने समझाया हुआ है कि ही हैज़ अ लार्ज हाउस और ही हैज़ गॉट अ लार्ज हाउस, तो ये दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इसके बाद बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट वी ओनली यूज़ हैड एंड नॉट यूज़ हैड गॉट। तो अगर प्रेजेंट हो तो उसमें तो हम हैज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या हैज़ गॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन जब पास्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम हैड गॉट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हैड ही करेंगे। तो उसने ये बताया हुआ है कि हैड वी हैड अ लार्ज हाउस इन कराची, नॉट वी हैड गॉट, कि ये वी हैड लार्ज हाउस इन कराची ये ठीक है, नॉट ना कि ये ठीक है। ये नीचे वाला जो है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है, हैड गॉट हम नहीं लिखेंगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो डिड यू हैव अ लार्ज हाउस इन कराची, तो यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे आपने जो चेंज करना है वही है ना। तो आपको कोई बंदा बता रहा है कि हमारा एक घर है, तो आपने जब उससे पूछना है तो आपने क्या पूछना है, क्या तुम्हारा कोई घर है कराची में, तो वही को आपने चेंज कर देना है यू में। तो ये भी आपने याद रखना है, वही को यू में चेंज करना है क्योंकि आप उससे सवाल कर रहे हैं। तो डिड यू हैव अ लार्ज हाउस इन कराची, ठीक हो गया। इसके बाद द क्वेश्चन फॉर्म मस्ट बी दिस बट नॉट ही इज़ हैविंग अ बिग हाउस। इसके बाद क्वेश्चन टाइप 5 आ गई हमारे पास। टाइप 5 जो है वो वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म, जमाल ने मुझे फ़िल्म के बारे में बताया। तो क्वेश्चन आपने इस तरह पूछना है, हु इस्तेमाल करना है। हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन। जब काम करने वाला आपके पास कोई इंसान होगा, कोई इंसान होगा, जब जो आपके पास सब्जेक्ट होगा यानी जो फ़ाइल होगा काम करने वाला, वो अगर इंसान हो, तो जमाल हमें पता है ना इंसान है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु टोल्ड यू अबाउट द फिल्म, किसने आपको फ़िल्म के बारे में बताया। ठीक है, आपको कोई बता रहा है कि मुझे जमाल ने फ़िल्म के बारे में बताया, तो आपने उससे पूछना है हु टोल्ड यू, मी को आपने चेंज करना है यू के अंदर। ठीक हो गया, कि आपको किसने फ़िल्म के बारे में बताया। तो ये आपने जस्ट लगाना है हु। तो बहुत ही सिंपल है, नीचे ये एक्सरसाइज आ रही है तो आप इसको करें जी। जायद एट ऑल द केक, जायद ने तमाम केक खा दिए, तो जायद की जगह पे आपने हु लगा देना है, सिंपल। हु का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा, हु, बाकी सेम फिक्रा सारा उसी तरह होगा, हु एट ऑल द केक्स। ठीक हो गया। इसके बाद है उज़मा रैंग मी लास्ट नाइट, तो इसमें चेंजिंग क्या होगी, उज़मा की जगह पे हु आ जाएगा, उज़मा की जगह पे आपने हु लिख देना है, और बाकी रैंग उसी तरह आएगा, और मी को आपने चेंज करना है यू, मी को आपने यू में चेंज करना है। यानी आपको आपका कोई दोस्त बता रहा है कि उज़मा ने उसे रात को कॉल की, तो उसका जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही बनेगा ना कि किसने तुमको कॉल की या किसने आपको कॉल की, तो वो आगे से कहेगा कि मुझे उज़मा ने कॉल की। तो यहाँ पे आपने यू लगाना है, ना कि मी लगाना है। हु रैंग यू लास्ट नाइट, तो ये फ़िक्रा बन जाएगा। इसके बाद है माई हस्बैंड रिपेयर्ड द कार, तो माई हस्बैंड जो है वो भी एक इंसान है, तो उसकी जगह पे आपने हु लगा देना है, हु लग गया। उसके बाद रिपेयर्ड द कार, सेम उसी तरह फ़िक्रा बन जाएगा। इसके बाद है मिस्टर एंड मिसिज़ हक विजिटेड अस, तो मिस्टर एंड मिसिज़ हक जो है वो दोनों इंसान हैं, उनकी दोनों की जगह पे हु लग जाएगा।
हु, और आगे वही फ़िक्रा विजिटेड अस, और आगे सवालिया निशान लग जाएगा, सवाल बन जाएगा। तो ये इंतहाई ईजी था। इसके बाद क्वेश्चन टाइप 6 है, वो भी सेम इसी तरह है। उसमें आपने वट यूज़ करना है। अब वो वट कब यूज़ करना है? वट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट ह्यूमन। जब इंसान ना हो, कोई बेजान हो या कोई जानवर हो या कोई इस तरह का, मतलब है आपके पास ह्यूमन ना हो, इंसान ना हो, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है? वट यूज़ करना है। द फिल्म फ्राइटनड हिम, फ़िल्म ने उसको डरा दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो फ़िल्म है, काम करने वाला, डराने वाली चीज़ जो है वो फ़िल्म है। तो फिल्म जो होती है वो बेजान होती है, तो हमने उसके साथ वट लगा देना है, वट फ्राइटनड हिम। बस हमारा सवाल बन गया, किसने उसको डरा दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। तो हैवी रेन जो है, तेज़ बारिश जो है, वो इसमें सब्जेक्ट है। तो तेज़ बारिश जो है वो बेजान होती है, इसको आपने सॉरी इंसान नहीं होती, तो इसकी जगह पे आपने वट लिख देना है। वट के बाद आपके पास सेम वही फ़िक्रा आ जाएगा, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। इसके बाद है द स्टॉर्म वोक अप, स्टॉर्म की जगह पे आपने वट लिख देना है, और बाकी फ़िक्रा उसी तरह वोक अप हो जाएगा। इसके बाद वोक अप मी, सॉरी ये भी है वोक मी अप। तो मी को आपने चेंज करना है यू में, क्योंकि आप जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब जब देगा तो वो मी ही कहेगा। आपने जब उससे सवाल पूछना है तो आपने यू में पूछना है। वट वोक यू अप, तो ये फिक्रा बनेगा। इसके बाद है ट्री फेल ऑन द कार, एक दरख्त कार पर गिर गया। तो ट्री जो है उसकी जगह पे आपने वट लगा देना है, बाकी फेल ऑन द कार सेम उसी तरह ही होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारी हो गया क्वेश्चन टाइप 6 हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 7 और 8 करेंगे, और नीचे ये जो डायलॉग है इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये इंतहाई ध्यान से आप पढ़िएगा, और इनको जो चीज़ें लिखने वाली हैं उनको नीट कॉपी पे सेव कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।